नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का अपराध बिहार प्रदेश से संबंधित है। एक बड़ा जिला है बेतिया। बेतिया में भी एक बड़ा कस्बा है बगहा। बगहा का एक गांव है, गांव मुसहरी बैरा। घटना ये भी हालिया है। 24 मई से शुरू होकर और 18 जून तक ये घटनाएं हुई हैं। अंतिम घटना 18 जून को हुई थी। चौबीस मई 2023 को एक सूचना बगहा थाने पर आई कि गांव मुसहरी बैरा में एक बुजुर्ग व्यक्ति लक्ष्मी यादव की रात में किसी ने सोते समय हत्या कर दी है। सिर पर प्रहार है, पेट पे जो धारदार हथियार से उसकी आंतें सब बाहर आ गई हैं। बहरहाल सामान्य सी हत्या लग रही थी देखने में। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी पूछताछ की कि क्या इनकी किसी से रंजिश है, गांव में किसी से परेशानी है, आपस में परिवार में कोई दिक्कत है। सामान्य प्रश्न जो पुलिस हत्या में पूछती है, हत्या का कारण जानने के लिए, मोटिव ऑफ द मर्डर। तो तरह तरह की बातें हुई और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब पुलिस पहुंची थी तो मरणासन्न थे वो, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। 4 जून को उनकी मृत्यु हो गई, यानी हत्या में ये तब्दील हो गया। पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनकी किसी से किसी तरह की दुश्मनी नहीं थी। घर से बाहर अकेले सोते थे, गर्मी का दिन है, खाट बिछाई सो गए। दुश्मनी होती, किसी परिवार से दुश्मनी होती, घर वालों की कोई दिक्कत अगर होती तो कुछ न कुछ बात गांव वालों से पता लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा। 22 जून को वो ये हुआ कि 10 जून को यानी ये 24 मई की बात है, फिर 10 जून को पहवारी यादव और झलरी देवी दोनों घर के बाहर अलग अलग खाट पर सो रहे थे। रात में किसी ने सिर पर वार करके और पेट को धारदार हथियार से फाड़ दिया। और जैसे लक्ष्मी यादव की आंतें बाहर आ गई थीं, इन पति पत्नी यानी पहवारी और झलरी देवी की भी पेट पर गंभीर चोट लगने के कारण धारदार हथियार की दोनों की आंतें बाहर हो गई। 3 मर्डर हो गए। इस दंपत्ति की हत्या के बाद जरूर गांव में हलचल शुरू हुई। ये पता लगा कि ये दोनों सोते समय जिनकी हत्या हुई उनके पास 3 छोटी छोटी बच्चियां भी सो रही थीं। 2 बच्चियां झलरी देवी के पास और एक पहवारी के पास। उन्हें छुआ तक नहीं गया, किसी तरह की चोट उनको नहीं लगी। पुलिस फिर भाग के आई। पुलिस भी थोड़ा चिंतित हुई। पहली हत्या लक्ष्मी यादव, उनकी उम्र 75 साल। दूसरी हत्या पहवारी यादव, उनकी उम्र 76 साल। उनकी पत्नी झलरी देवी, उनकी उम्र 72 साल। इस बार पूरे गांव ने एक होकर यह बताया कि इस परिवार का अमल यादव नाम के एक परिवार है। अमल यादव के भाई उमा यादव के साथ जमीनी विवाद था। पुलिस ने उस पूरे
विवाद की बैकग्राउंड चेक की, पुलिस ने बुलाया, उनसे बातचीत की, लेकिन मामले का हल तब भी नहीं निकला। लेकिन गांव में एक डर सा, भय सा व्याप्त हो गया कि हत्या सिर्फ 70 से 75, 80 साल तक के बुजुर्गों की जा रही थी। अभी ये 10 जून का वाकया ख़त्म भी नहीं हुआ था, या लोग भूले भी नहीं थे, 13वीं संस्कार भी नहीं हुआ था। 18 जून को शाम को 6:30 बजे गांव के ही लालजी यादव, जिनकी उम्र भी 75 वर्ष थी, वो बाजार से अपने घर लौट रहे थे। तभी किसी ने रास्ते में ही उनका पेट फाड़कर उनकी भी हत्या कर दी। उनकी भी सारी आंतें, इंटेस्टाइन पूरी की पूरी बाहर आ गई। उनके बेटे के मुताबिक कि जब लालजी यादव लौट रहे थे तो रास्ते में एक लड़के ने, एक व्यक्ति ने उससे खैनी मांगी। वो खैनी अपने जेब से निकाल कर दे ही रहे थे, तब तक उसने इनके पेट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। शाम को 6 बज रहे थे। पेट पर हमला करते समय, या जब पेट पर हमला हुआ, बेहोश होने के पहले लालजी यादव जोर जोर से चीखे, चिल्लाए। चूंकि बुजुर्गों के प्रति जो 3 हत्याएं जो बुजुर्गों की हो चुकी थीं, उससे लोग चौकन्ने भी थे, सतर्क भी थे, डरे हुए भी थे। जब इस चौथी बुजुर्ग की आवाज सुनी तो लोग उसकी तरफ दौड़े। गांव पास में ही था, बूढ़े जवान सब दौड़े, और उन्होंने दौड़ते उनके पास पहुंचने से पहले ये देखा कि एक लड़का उनके पास से ही बहुत तेजी से भाग रहा है। पूरे गांव ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में खून लगा था, आला कतल बड़ा चाकू उसके हाथ में था, बल्लम नुमा चाकू जो डंडे के ऊपर लगाया जाता है। उसको पीटना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि गांव में 3 हत्याएं हुई थीं, वहां बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई थी। कुल 36 पुलिसकर्मी उस समय गांव के भीतर अलग अलग, क्योंकि उस समय जो ट्रेंड था वो ये था कि सोते हुए बुजुर्गों की हत्या, और लालजी यादव की हत्या गांव से थोड़ा सा बाहर चलते समय हुई थी। जैसे ही उसकी पिटाई शुरू हुई, दौड़ के सारे पुलिस वाले वहां आए और किसी तरह से उसको बचाकर थाने ले गए। इस बीच लालजी यादव के घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये गांव मुसहरी बैरा, ये बगहा जिस कस्बे की घटना है, ये वो पटना से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर थी। 4 हत्याओं के बाद अखबारों ने अपना काम शुरू किया, टीवी चैनल्स ने अपना काम शुरू किया। ओबी वैंस की बड़ी भीड़ गांव मुसहरी बैरा पहुंच गई। तमाम स्थानीय अखबार, तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स, इनके क्राइम रिपोर्टर्स भी मौके पर पहुंच गए। अजीब मंजर था गांव में। किसी के घर में 13वीं थी, कोई बिल्कुल तुरंत अंत्येष्टि करके गांव में लौट रहा था। पकड़े गए अमल यादव के सारे भाई, उसके 5 भाई और थे, कमल यादव, उमा यादव, सकलदेव यादव और हीरा यादव। 5 क्या 4 भाई, यानी अमल को लेकर 5 भाई थे। ये सभी घर में ताला बंद करके फरार हो गए थे।
पूरा गांव इस कदर आक्रोशित था कि उसने इसके पूरे, बड़ा घर था इन लोगों का, पूरे घर को गिरा दिया, सारा सामान निकालकर गांव के बाहर फेंक दिया, पूरे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के तमाम बीच बचाव के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। पुलिस सिर्फ इतना कर पाई कि गांव वाले इसे आग लगाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। गांव वाले, आग लगने से ये घर बच गया। अमल यादव के बड़े भाई राम प्रसाद यादव से जिस जमीन को लेकर झगड़ा था, उस जमीन के मालिक राजेंद्र यादव उर्फ अर्जुन यादव थे। उन्होंने ये बताया कि 9 मई को इसी जमीन के झगड़े के चक्कर में सारे भाइयों ने मिलकर, 5 भाई, इन लोगों ने मिलकर राजेंद्र यादव और उसके परिवार को लाठियों, डंडों से पूरी तरह से मारा। इतना मारा कि परिवार के कई सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस को इसकी शिकायत की गई। गंभीर चोटों के कारण पुलिस ने मुकदमा भी लिख लिया और उसके भाई उमा यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। फिर गांव वालों ने बताया कि साहब, ये गांव जो है उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ जमीन को लेकर अक्सर विवाद हुआ करते हैं और विवाद के बाद गांव की पंचायत होती है। गांव के जो सबसे बड़े और बुजुर्ग हैं, जिन्हें जानकारी होती है गांव के जमीन जायदाद के बारे में, वो उस पंचायत में लोगों को पूरी बात बताते हैं और फिर उस पंचायत के ऑब्जर्वेशन से मामलों का निस्तारण किया जाता है। लेकिन ये वही बुजुर्ग थे जो मारे गए, जो पंचायतों में जमीनों का निस्तारण या जमीनों के बारे में जानकारी दिया करते थे। एक दूसरे से कतई रिलेटेड नहीं थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने सारी पंचायतों में भाग लिया हो। यानी किसी एक वजह से, किसी एक पंचायत से या किसी एक जमीन के झगड़े के कारण चारों की हत्या होना असंभव था। पुलिस भी पशोपेश में थी कि जमीन का ऐसा क्या झगड़ा कि गांव में चुन चुन के 75 साल के लोगों को मारा गया। गांव की हिस्ट्री पता की। जो बचे खुचे बुजुर्ग थे उन्होंने ये बताया कि ये पूरा गांव विस्थापित गांव है। ये पूरी तरह से सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर बसा हुआ है। वर्षों पहले सरकार की तरफ से यहाँ लोगों को बसाया गया था। किसी के पास अपनी खतियानी जमीन नहीं है, यानी अपनी पैतृक जमीन कह लें या अपनी जमीन जो अरसे से खतौनी में दर्ज हो, कहते हैं उसकी खतियानी जमीन किसी की नहीं है। यहाँ घर बनाने के बाद सरकार की तरफ से जमीनों के पट्टे कर दिए गए। यानी जब बसाया गया उसके बाद लोगों ने घर बनाया, लोगों ने थोड़ी बहुत जो ज़मीन में खेती शुरू की। फिर सरकारी अमला आया, उसने कहा अच्छा आपका मकान यहाँ बना है, लिहाजा इस मकान की नापजोख की उन्होंने, उसकी चौहद्दी डिसाइड की और उतनी ज़मीन, उतना मकान वाली ज़मीन उनके नाम पट्टा कर दी। पूरा गांव इसी तरह से बसा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि नक्शे में ज़मीन किसी और की थी, लेकिन वहाँ रह कोई और रहा था। इसी कारण आए दिन यहाँ खींचातान होती रहती थी। और ऐसे में उस जमाने में जब ये विस्थापित करके बसाए गए थे, जब ये सिर पर अपना सामान, घर गृहस्थी का सामान लेकर आए थे, उस जमाने के बुजुर्ग लोगों को बताया करते थे कि साहब फलां फलां आए थे, सबसे पहले फलां ने अपना कच्चा मकान बनाया या उसके बाद में इसने बनाया, फिर उसका लड़का पटना नौकरी करने चला गया, मजदूरी करके पैसा लाया, फलां का सबसे पक्का मकान पहली बार बना, फलां समय में यहाँ लेखपाल साहब आए, तब उन्होंने ये पट्टा
ये इसके नाम था। इस तरह के किस्से कहानी ये बुज़ुर्ग इस तरह के झगड़े में बताया करते थे, और ये बुज़ुर्ग बैठ के जो डिसाइड कर देते थे वही मानता था। और इन्हीं लोगों की इन सारी ज़मीनों की सच्चाई का पता था। इसलिए यंगर जनरेशन जानकारी के लिए इन्हीं बुज़ुर्गों पर डिपेंडेंट थी। अमल यादव के परिवार से जमीन को लेकर जो झगड़ा हुआ राजेंद्र यादव उर्फ अर्जुन यादव से, उसमें भी जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसके बारे में बुजुर्गों की दो राय हो गई। समकालीन बुजुर्गों में से एक ने यह बताया कि हाँ फलां आके बसे थे, एक ने बताया नहीं सब फलां आके बसे थे। ये बात अमल यादव के दिमाग में घुस गई कि कल को अगर फिर कोई बवाल हुआ तो फिर ये बताएंगे तुम्हारी यहाँ थी ही नहीं, तुम्हारी वहाँ थी, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम 5 भाई हैं। और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि ऐसे सारे बुजुर्ग जो विस्थापित होने के समय यहाँ आए थे, इनमें से हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको मार देंगे, ताकि वो जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, वो समाप्त हो जाएं। फिर हमारी जहां मर्जी होगी हम बताएंगे नहीं साहब ये हमारा था, ये हमारा था और ये हमारा था। चूंकि वो पूरा गांव गैर मजरूआ है, उसके मजरे उसमें खेती किसानी लायक ज़मीनों का कोई आवंटन पहले से नहीं है, तो जो जहाँ तक देख पाएगा, जो जहाँ तक चल पाएगा, जो जहाँ तक कब्जा कर पाएगा, वो उसकी हो जाएगी। ये बात समझकर ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन पुलिस से जब ज़्यादा पूछताछ इस सिलसिले में की जाने लगी, वो बताने लगी कि साहब जांच अभी चल रही है। अमल यादव के का पूरा परिवार फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अमल यादव के रिश्तेदारों से अमल यादव के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया। ये पता लगा ये 30 साल का है इस समय, और जब ये छोटा था 18-20 साल का था तो ये मजदूरी करके पैसा कमाने के लिए चंडीगढ़ चला गया था। चंडीगढ़ के बाद उसने दिल्ली में अपना ठिकाना बनाया और कुछ काम किया, लेकिन दिल्ली में काम करते वक्त कंस्ट्रक्शन की किसी काम में इसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। जो कुछ इसके पास पैसा था वो इसने अपने इलाज में खर्च किया। घर में भी भाइयों के पास जो पैसा था उन्होंने भी इसके इलाज में खर्च कराया। जब ये ठीक हुआ तो वापस गांव आ गया मुसहरी बैरा, और पिछले 6 सालों से वो गांव में ही रह रहा है। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, शांत रहता है और वो अपने में ही गुमसुम रहता है। ये बात पूरा गांव जानता था। इसीलिए जब तक वो मौके पर नहीं पकड़ा गया, किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं हुआ कि इस हत्या में अमल यादव का नाम होगा, क्योंकि वो पागल नहीं था, स्लो हो गया था, इंट्रोवर्ट टाइप का हो गया था, अपने आप में डूबा रहने वाला हो गया था, लोगों से कम्युनिकेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पागल नहीं था। अपने पूरे परिवार का पूरा ध्यान जो सामान्य आदमी रखता है वैसे ही रखता था। जिस हत्या में वो मौके पर पकड़ा गया, उसके पहले की 3 हत्याओं में वो घटना के दूसरे दिन उसके घर गया, उनके यहाँ कई घंटे तक बैठा रहा, लोगों से हालचाल पूछता रहा। जब भी कोई पुलिस वाला, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट या वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें बगहा के एसपी किरण कुमार गोरख यादव भी हैं, जब भी कोई आता था, बातचीत करते समय वो मौजूद जरूर रहता था, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता था, अपनी राय नहीं देता था। पुलिस अधिकारी अगर पूछते भी थे तो चुप रहता था। मैं घर पे था। इसीलिए पूरे गांव में किसी को भी कभी सपने में भी एहसास नहीं हुआ
ये आदमी ऐसा कर सकता है। अब एक कारण कि साहब हमारी ज़मीनों की या किसी के ज़मीन की सच्चाई बताने वाला या उसके माइलस्टोन बताने वाला या उसकी नवैयत बताने वाला या उसकी चौहद्दी बताने वाला जो बुज़ुर्ग विस्थापित होकर यहाँ आया था वो कोई जिंदा न बचे, ताकि हमें अपनी ज़मीन पर विवाद होने पर या अपने जिन लोगों से उसका विवाद था उनकी कोई मदद न हो सके। एसपी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया कि हम मोटिव के ऊपर जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जो मोटिव पुलिस ने निकाल कर बताया था उसके अलावा भी और कोई मोटिव अगर हो सकता है तो पुलिस उस पर जांच कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस सही मोटिव तक पहुंचेगी या पुलिस ने जिस मोटिव का हवाला दिया है उसके बारे में एविडेंस फिर से बताएगी या अदालत को अवगत कराएगी। आज की घटना में एक सनकी आदमी को ऐसी सनक चढ़ी कि पूरे गांव के बुजुर्गों की हत्या करना उसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया, गोल बना लिया, टारगेट बना लिया कि किसी भी बुजुर्ग को यानी जो विस्थापितों के स्थापित होने पर यहाँ आए थे उनमें किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। और अगर मौके पर न पकड़ा जाता तो न तो गांव वाले इसका पता लगा पाते और न पुलिस इसके बारे में जरा सा भी भनक पुलिस को लग पाती। और अगर एकाध हत्या और हो जाती, यानी 4 हो गई थी, पुलिस कंसर्न थी, गांव में 35-40 पुलिस वाले सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, इसके बाद भी एक हत्या और हो गई। अखबार वालों ने ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी, सोशल मीडिया पटा पड़ा हुआ था, लोगों ने गिन के बताया कि हर 12वें दिन हत्या होती है, इसलिए अगली हत्या फलां तारीख को होगी। पुलिस इस बात से इतना दबाव में आ गई कि जो प्रिडिक्शन लोगों ने कर रखा है कि फलां तारीख को होगी उसमें कोई हत्या न होने पाए। लेकिन अगर कोई हत्या और हो गई होती तो पुलिस जब बहुत ज़्यादा दबाव में आती है तो वो न्यूटन बन जाती है, महान वैज्ञानिक न्यूटन। हर पुलिस वाला न्यूटन की तरह बिहेव करने लगता है। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन आप सभी जानते हैं, सब ने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले जानते हों, आर्ट्स वाले न जानते हों या बायोलॉजी वाले न जानते हों। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन 3 के तीनों ये सभी लोग जानते हैं। तो पुलिस जो है वो इस न्यूटन के सिद्धांत को वो अपनी तरह से इंटरप्रेट करने लगती है, यानी पुलिस जो है वो न्यूटन पुलिस बन जाती है और न्यूटन पुलिस के सिद्धांतों का पालन करने लगती है। न्यूटन का पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का सिद्धांत। न्यूटन पुलिस इसको इंटरप्रेट करती है कि शांति से एक जगह बैठे रहो, ज़्यादा कूद फांद करोगे और कोई घटना हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसका अपना न्यूटन पुलिस का जो सिद्धांत है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, हिलना ही नहीं है। चिल्लाते रहिए, प्रेस लिखती रहे, सोशल मीडिया हल्ला मचाती रहे, टीवी पर दिखाया जाता रहे, अधिकारी नाराज होते रहें, ऊपर के अधिकारी रोज डांटें, लेकिन जड़त्व के सिद्धांत का परिपालन करना न्यूटन पुलिस का काम है। बैठिए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, हो ही जाएगा, खुल ही जाएगा, लोग लगे हुए हैं। तो न्यूटन पुलिस जड़त्व के सिद्धांत पर काम करने लगती है। और अगर बहुत प्रेशर बनने लगा और ये लगा कि अब तो मामला गड़बड़ी है या सीनियर अधिकारी को कैंप करने के लिए भेजा गया, नया फैशन चला है कि साहब
ऐसा करिए, डीआईजी साहब को या आईजी साहब को या फलाने को कहिए कि जब तक खुल न जाए गांव में कैंप करें। शहर आने की, मुख्यालय आने की या दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मजबूरी में कैंप कर रहा है तो वो फिर पुलिस वालों को लगता है कि ये भी सिर पे ही सवार हो गए हैं, तो वो दूसरा नियम फॉलो करने लगती है। न्यूटन का दूसरा नियम था लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम जो न्यूटन ने दिया था वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो न्यूटन पुलिस है वो फौरन लॉ ऑफ मोमेंटम पर आ जाती थी। 5 टीमें बना दीजिए, 6 दिशाओं में भेज दीजिए, लगा दीजिए, प्रेस को ब्रीफ करते रहिए कि 5 टीमें लगी हैं, बहुत जल्दी खुलासा कर देंगे। पब्लिक को ये लगने लगे कि पुलिस बहुत ज़्यादा मूवमेंट में है, पुलिस इतना तगड़ा मूवमेंट है कि अब बहुत जल्दी खुलासा होने वाला होगा। तो अपने जो है न्यूटन पुलिस अपने दूसरे नियम पर आ जाती है। लेकिन अगर तब भी कुछ नहीं हो पाता और पब्लिक का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया का प्रेशर और साथ साथ ये सारे प्रेशर सीनियर अधिकारियों पर भी है, और ऐसा लगता है जब ये होने लगता है कि साहब अब तो अंधेर हो गई, अब तो साहब अभी तक एसओ सस्पेंड नहीं हुआ, अभी डीएसपी साहब सस्पेंड नहीं हुए, अभी एडिशनल एसपी सस्पेंड नहीं हुए, कप्तान साहब बैठ के क्या कर रहे हैं। यानी जब एक्शन होने की नौबत आ जाए तो न्यूटन पुलिस का तीसरा नियम वो काम करने लगता है। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, आप सभी जानते हैं। तो जब पुलिस को लगा कि अब एक्शन होने ही वाला है, आज नहीं तो कल सस्पेंशन के ऑर्डर आने वाले हैं, तो ये नियम फौरन लागू करती है पुलिस। न्यूटन पुलिस का तीसरा लॉ ऑफ मोशन, कि वो 2-4 लोगों को ले आएगी, पूछताछ करेगी, बाहर आकर बताएगी खुल गया खुल गया खुल गया, मिल गया मिल गया मिल गया। 2 लोगों पे ये आरोप लगेगा, 4 गवाह मिल जाएंगे, 3-4 सबूत मिल जाएंगे, लाए जाएंगे, गवाह भी लाए जाएंगे, सबूत भी लाए जाएंगे, और क्राइम को ओपन घोषित कर दिया जाएगा। सब देखिए फलां आदमी है, इन्होंने इस वजह से इतनी तारीख को यहाँ से यहाँ गए और इतनी तारीख को यहाँ से यहाँ गए। ये देखिए साहब मैंने चाकू भी बरामद कर लिया, ये इसके घर में संदूक में इसने रखा था, जिस कपड़े से लपेट कर रखा था उसमें भी ब्लड लगा हुआ है। बहरहाल ओपन हो गया, और उसी समय हर एक पुलिस वाला जो जिसके दायित्व में वो आता है या जिसकी ड्यूटी लगी है, पत्रकारों को ब्रीफ भी करता है कि इसने बहादुरी दिखाई, इसने तीर मारा, उसने तीर मारा, इसने पकड़ा, उसने पकड़ा, ताकि सवेरे कोई इधर उधर की बात उसमें न छपने पाए। सारे प्रेस को ब्रीफ करेंगे, सबके अपने अपने प्रेस वाले हैं, कुछ थाने पर रेगुलर बैठने वाले हैं, कुछ हेडक्वार्टर पे रेगुलर बैठने वाले हैं, कुछ तहसील में रेगुलर बैठने वाले हैं। सब अपने अपने वाले को ब्रीफ करते हैं कि हमने ये तीर मारा, उसने ये नहीं किया, हमने न किया होता तो ये नहीं होता। इस तरह की बातें, इस तरह के एक स्टोरी, ताकि स्टोरी के लिए या अखबार में स्पेस ले सकें, स्पेस नेगेटिव स्टोरी से किल न हो। और सवेरे सारे अखबार खरीदेंगे ये पुलिस वाले जिन्होंने न्यूटन का तीसरा नियम अप्लाई किया है, और उससे संबंधित सारी कटिंग इकट्ठा करके एक जगह कागज पे चिपका के रख लेंगे कि कल को अगर मुकदमा कायम हुआ यही हमारे काम आएगा। और न्यूटन पुलिस के यही सिद्धांत हैं जिनके कारण आज भी बगहा के गांव मुसहरी बैरा में लोगों को ये लगता है कि सही आदमी नहीं पकड़ा गया। आज भी, आज की तारीख में भी, 18 जून को इसके पकड़े जाने के बाद भी, आज 12 जून है, कोई भी बुजुर्ग घर के बाहर नहीं सोता है।
किसी बुजुर्ग को घर वाले सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाने देते हैं। सबके मन में एक अज्ञात भय है कि जब तक पुलिस यहाँ है, शायद जिसने इन बुजुर्गों को मारा है वो शांत हो के बैठ गया है, घटना सही खुली नहीं है और फिर से हत्याएं होंगी। तो मैं अपने किस्सा गोई परिवार से यही कहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, स्वयं रखें, और ये न्यूटन पुलिस के जितने लॉ ऑफ मोशन हैं इन पर पैनी निगाह रखें। आपको ये पता लगता रहे कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। आप इस मुगालते में न रहें कि सही सही खुल गया है, सब लोग स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगें। तो कम से कम अगर सही नहीं खुला है तो दोबारा वो किसी आफत में पड़ने से बच जाएंगे। मैं कतई नहीं कहता कि बगहा की पुलिस ने या बेतिया की पुलिस ने ये केस गलत खोला है, लेकिन पुलिस के बारे में अपनी धारणाएं लोगों के मन में हमेशा बनी रहती हैं। आप उनको निकाल नहीं सकते। समय के साथ ही आपकी बातें, आपके साक्ष्य, आपके सबूत, आपका अभियुक्त, उसकी सत्यता को समय के साथ ही लोग मानेंगे। आप अगर ये कोशिश करें कि हम इनसे मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो अमल के पकड़े जाने के बाद आज भी लोग गांव में डरे हुए नहीं रहते। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।